इस नई और बेहद दिलचस्प गहन चर्चा में स्वागत है। आज का ये विश्लेषण कुछ खास होने वाला है। आज से हम कक्षा 11 का इतिहास पढ़ना शुरू कर रहे हैं। लोग अक्सर मानते हैं कि इतिहास बहुत कठिन और उबाऊ होता है। हाँ, मतलब ऐसा लगता है कि इसमें सिर्फ तारीखें और नाम रटने होते हैं। बिल्कुल वही तो। लेकिन आज हम इसे बहुत ही सरल और मजेदार भाषा में समझेंगे। और हाँ, इस सफर में आगे बढ़ने से पहले जो भी लोग इस चर्चा को सुन रहे हैं उनसे एक छोटी सी अपील है। इस चैनल या शो को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे के ऐसे कोई भी रोमांचक अध्याय मिस ना हो। तो बिना किसी देरी के चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। यह एक बहुत ही शानदार शुरुआत है। देखिए, इतिहास को एक बोझ की तरह नहीं बल्कि एक रहस्यमयी और जीवित कहानी की तरह देखना चाहिए। आज हमारी इस चर्चा का जो मुख्य आधार है वो है एनसीईआरटी कक्षा 11 के इतिहास का पहला अध्याय, लेखन कला और शहरी जीवन। और इस पूरे विश्लेषण का मिशन भी यही है कि हम ये समझें कि आज से लगभग 5000 साल पहले दुनिया के पहले शहरों की नींव कैसे रखी गई थी। एकदम सही। कैसे इंसानों ने पहली बार अपने विचारों और व्यापार को लिखना शुरू किया और उसे एक ऐतिहासिक घटना ने हमारी आज की आधुनिक दुनिया को कैसे आकार दिया। ये सब जिस जगह पर हुआ उस प्राचीन सभ्यता को हम मेसोपोटामिया के नाम से जानते हैं। मेसोपोटामिया मतलब जब भी ये नाम जहन में आता है तो किसी जादुई दुनिया की तस्वीर उभरती है। लेकिन अगर हम इस शब्द के मूल में जाएं तो इसका अर्थ बहुत ही स्पष्ट है। ये यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है मेसोस, जिसका मतलब होता है मध्य या बीच में, और दूसरा है पोटामस, जिसका अर्थ है नदी, यानी दजला और फरात। इन दो ऐतिहासिक नदियों के बीच की जो बेहद उपजाऊ धरती थी उसे ही मेसोपोटामिया कहा गया। हाँ, और अगर आज के आधुनिक नक्शे पर किसी को इस जगह को खोजना हो तो ये मुख्य रूप से आज के इराक गणराज्य का हिस्सा है। और इसका भूगोल अपने आप में बहुत सी कहानियां समेटे हुए हैं। अगर हम इस पूरे इलाके को ध्यान से देखें तो इसमें गजब की विविधता दिखाई देती है। पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे मैदान हैं जो धीरे धीरे पेड़ों से ढके पहाड़ों में बदल जाते हैं। उत्तर की तरफ जाएं तो वहां स्टेपी घास के बड़े बड़े मैदान हैं जो पशुपालन के लिए एकदम सही हैं। जहां सर्दियों की बारिश के बाद भेड़ बकरियां आराम से पलती हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात, यानी जिसे हम आहा मोमेंट कह सकते हैं, वो ये है कि इतने अच्छे और हरे भरे इलाके होने के बावजूद सबसे पहले शहरों और लिखने की कला का जन्म इसके दक्षिणी हिस्से में हुआ, जो कि पूरी तरह से एक रेगिस्तान है। विडंबना देखिए, कोई भी यही सोचेगा कि जहां हरियाली है मानव सभ्यता वहीं सबसे पहले शहर बसाएगी। एक सूखे रेगिस्तान में दुनिया के पहले शहरों का पनपना सच में हैरान करता है। लेकिन स्रोत सामग्री से पता चलता है कि ये रेगिस्तान बिल्कुल बंजर नहीं था। दजला और फरात नदियां उत्तरी पहाड़ों से अपने साथ ढेर सारी उपजाऊ बारीक मिट्टी लाती थी। जब बाढ़ आती थी तो वो मिट्टी इस रेगिस्तानी इलाके में बिछ जाती थी, जिससे ये दक्षिणी हिस्सा कृषि के मामले में सबसे ज्यादा उपज देने वाला इलाका बन गया था। और इसी कृषि अधिशेष की वजह से, मतलब जब जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा होने लगा, तभी शहरीकरण की नींव पड़ी। जब पेट भरा होता है तभी समाज अन्य चीजों पर ध्यान दे पाता है। बिल्कुल। और इस सभ्यता के बारे में हमारी जानकारी केवल हवाई नहीं है। हमारे पास बहुत ही ठोस पुरातात्विक स्रोत है। इमारतें, मूर्तियां, कब्रें, आभूषण, औजार और सबसे महत्वपूर्ण हजारों की संख्या में मिली मिट्टी की पट्टिकाएं। हाँ, वही क्ले टैबलेट्स। उन मिट्टी की पट्टिकाओं पर तो हम आगे विस्तार से बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले इस जगह के बदलते नामों के सफर को भी डिकोड करना जरूरी है। ये पूरा इलाका हमेशा मेसोपोटामिया के नाम से नहीं जाना जाता था। सही कहा। शुरुआत में इसके शहरीकृत दक्षिणी भाग को सुमेर और अक्कद कहा जाता था। फिर 2000 ईसा पूर्व के बाद जब बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बना तो इस पूरे दक्षिणी हिस्से को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। और फिर 1100 ईसा पूर्व के आसपास जब असीरियाई लोगों ने उत्तर की तरफ अपना कब्जा कर लिया तो उस इलाके को असीरिया का नाम दे दिया गया। और इन साम्राज्यों के बदलने के साथ साथ यहाँ बोली जाने वाली भाषाओं का सफरनामा भी बहुत रोचक रहा है। सबसे पहले सुमेरियन भाषा मुख्य थी। फिर 2400 ईसा पूर्व में अक्कदी भाषी लोग आ गए और अक्कदी भाषा का वर्चस्व हो गया। लेकिन भाषाओं के इस विकास में जो सबसे बड़ा मोड़ आता है वो 1400 ईसा पूर्व के आसपास अरामाइक भाषा का प्रवेश है। ये इसलिए भी खास है क्योंकि अरामाइक भाषा हिब्रू से काफी मिलती जुलती है। हाँ, और सबसे कमाल की बात यह है
कि ये आज भी इराक के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। ये सच में इतिहास का एक जीवंत हिस्सा है जो आज भी हमारे बीच सांस ले रहा है। अरे हाँ, ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाला तथ्य है। अब अगर हम उस चमत्कार पर आएं जिसने मानव सभ्यता को हमेशा के लिए बदल दिया, यानी लेखन कला का आविष्कार। 3200 ईसा पूर्व की जो मिट्टी की पट्टिकाएं मिली हैं, वे लेखन के शुरुआती साक्ष्य हैं। इन पर चित्र जैसे चिन्ह और संख्याएं उकेरी गई थी। इस लिपि को कीलाकार लिपि कहा जाता है, अंग्रेजी में जिसे क्यूनिफॉर्म कहते हैं, जो लैटिन के क्यूनियस यानी खूंटी और फोमा यानी आकार से बना है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि इन लोगों ने लिखना शुरू ही क्यों किया? इसका कारण बहुत ही व्यावहारिक था। उस समय लिखने का काम कहानियों या कविताओं के लिए नहीं हो रहा था। यह शुरुआत मुख्य रूप से व्यापार और हिसाब किताब के लिए हुई थी। जब शहर बड़े होने लगे तो सौदों का हिसाब रखना इंसान की याददाश्त के बाहर हो गया। क्योंकि साक्षरता बहुत कम थी। चिन्हों की संख्या सैकड़ों में थी और वे बहुत पेचीदा थे। जो लिपिक चिकनी मिट्टी गूंदकर उस पर तीखी तीली से तेजी से लिख सकता था, उसका समाज में बहुत सम्मान होता था। बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन शासक एनिमरकर का जिक्र मिलता है। हाँ, वो कथा बहुत ही शानदार है। एनिमरकर अपने मंदिर को सजाने के लिए बहुमूल्य पत्थर और लाजवर्द मंगवाना चाहता था। उसने अपना दूत अरट्टा नाम के दूर देश भेजा। लेकिन वो दूत ऊंचे पहाड़ों को पार करके जब वहां पहुंचा तो राजा को ठीक से संदेश समझा नहीं पाया। वो सब कुछ भूलने लगा और उलझ गया। और यहीं पर वो ऐतिहासिक आहा मोमेंट आता है जब एनिमरकर ने तंग आकर अपने हाथों से चिकनी मिट्टी की एक पट्टिका बनाई और उस पर शब्द उकेर दिए। कथा के अनुसार उससे पहले कभी किसी ने मिट्टी पर इस तरह चिन्ह नहीं बनाए थे। भले ही ये एक पौराणिक कथा हो, लेकिन ये स्पष्ट रूप से दिखाती है कि व्यापार को सुव्यवस्थित करने के लिए लेखन कितना जरूरी हो गया था। और व्यापार की बात करें तो मेसोपोटामिया की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ी विडंबना थी। वे विडंबना ये थी कि उनके पास खाने पीने के संसाधन तो भरपूर थे, लेकिन खनिज संसाधनों का भारी अभाव था। औजार बनाने के लिए पत्थर नहीं था, गाड़ियां बनाने के लिए अच्छी लकड़ी नहीं थी और तांबा या चांदी जैसी धातुएं भी नहीं थी। इसी कमी को पूरा करने के लिए श्रम विभाजन और सामाजिक संगठन को शहरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनना पड़ा। वे तुर्की, ईरान और खाड़ी देशों से लकड़ी, तांबा, रांगा और पत्थर आयात करते थे और बदले में अपना कपड़ा और भारी मात्रा में कृषि उत्पाद उन्हें निर्यात करते थे। इस व्यापार को संभालने के लिए एक शासक वर्ग और एक संगठित समाज की जरूरत पड़ी। और जब हम समाज की बात करते हैं तो आम लोगों के पारिवारिक ढांचे की तस्वीर भी बहुत साफ उभर कर आती है। समाज में एक छोटे संभ्रांत वर्ग के पास भले ही सारी दौलत थी, लेकिन आम लोगों में एकल परिवार यानी न्यूक्लियर फैमिली ही आदर्श माना जाता था। हाँ, जहां पिता परिवार का मुखिया होता था। ये आज के समाज से कितना मिलता जुलता है। और अगर हम शासकों की बात करें तो उरुक नगर के महान योद्धा और शासक गिलगेमिश का जिक्र करना तो बनता है। ये महाकाव्य दिखाता है कि उन्हें अपने शहरों से कितना लगाव था। लेकिन अगर हम इन शहरों की असली तस्वीर देखें, खासकर नगर नियोजन की, तो एक बहुत ही अलग और थोड़ी निराशाजनक सच्चाई सामने आती है। हाँ, और नगर का उदाहरण लें तो वहां नगर नियोजन नाम की कोई चीज ही नहीं थी। मोहनजोदड़ो की बेहतरीन चौड़ी सड़कों और जल निकासी व्यवस्था के विपरीत और की गलियां बहुत टेढ़ी मेढ़ी और संकरी थीं। इतनी संकरी की पहिए वाली गाड़ियां घरों तक पहुंच ही नहीं पाती थीं। लोगों को अनाज और लकड़ी गधों की पीठ पर लाद कर ले जानी पड़ती थी। और जल निकासी की तो बात ही मत कीजिए। सही कह रहे हैं। जल निकासी अच्छी न होने के कारण लोग अपने घरों का सारा कूड़ा बोहार कर सीधे बाहर गलियों में डाल देते थे। समय के साथ जब वो कूड़ा जमता था तो गलियों का स्तर ऊंचा हो जाता था। और फिर लोगों को अपने घरों की दहलीज भी ऊंची करनी पड़ती थी ताकि बारिश का पानी और कीचड़ अंदर ना आए। इसके अलावा कब्रिस्तानों का जिक्र भी दिलचस्प है। शाही और आम लोगों की समाधियां तो थीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें अपने घरों की जमीन के नीचे ही दफनाया जाता था। ये उनके अंधविश्वासों और मृत्यु के प्रति नजरिए को दर्शाता है। अब उर नगर की इन बेतरतीब गलियों से निकलकर अगर हम फरात नदी के ऊपर की तरफ बढ़ें तो 2000 ईसा पूर्व के बाद विकसित हुए मारी शहर की बात आती है। मारी शहर का विकास एकदम अलग तरीके से हुआ था। ये ऐसी जगह था जहां खेती और पशुपालन दोनों साथ साथ चलते थे। यहां खानाबदोश लोग जैसे अक्कदी, एमोराइट, असीरियाई और आर्मीनियन लगातार आते रहते थे। और इन्हीं विभिन्न जातियों के मिश्रण से सभ्यता में एक नई जीवन शक्ति उत्पन्न हुई।
मारी के राजा हालांकि एमोराइट समुदाय के थे, लेकिन उन्होंने स्टेपी क्षेत्र के देवता डगन के लिए भी एक भव्य मंदिर बनवाया था। लेकिन इन खानाबदोश समूहों पर राजा के अधिकारी पैनी नजर भी रखते थे, क्योंकि किसानों और चरवाहों में अक्सर टकराव होता रहता था। धर्म की बात करें तो वहां कई देवी देवताओं की पूजा होती थी, जिनमें चंद्र देवता उर और प्रेम व युद्ध की देवी इनाना काफी प्रमुख थे। इतनी सारे विविधताओं और उठापटक के बावजूद अगर हम दुनिया को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन की बात करें तो वो निश्चित रूप से उनकी गणित और काल गणना की विद्वत्तापूर्ण परंपरा है। मतलब ये एक ऐसा बिंदु है जो सीधे आज की हमारी जिंदगी से जुड़ता है। बिल्कुल। चलिए डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। समय का जो विभाजन आज हम इस्तेमाल करते हैं, एक साल में 12 महीने, एक महीने में 4 हफ्ते, एक दिन में 24 घंटे और एक घंटे में 60 मिनट, ये बेस 60 की पूरी प्रणाली मेसोपोटामिया की ही देन है। ये सच में दिमाग घुमा देने वाला तथ्य है कि 5000 साल पहले तय किया गया समय का हिसाब आज भी हमारी घड़ियों में चल रहा है। ये ज्ञान सिकंदर के उत्तराधिकारियों से होते हुए रोम, फिर इस्लाम की दुनिया और अंततः मध्ययुगीन यूरोप तक पहुंचा। और ये सब इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि उन्होंने लिखने की कला विकसित की और उसे सहेज कर रखा। तो चलिए इस चर्चा का सार निकालते हैं। कक्षा 11 के इस पहले अध्याय ने हमें सिखाया कि कैसे मेसोपोटामिया के रेगिस्तान में उपजाऊ मिट्टी ने शहरों को जन्म दिया, कैसे व्यापार की मजबूरी ने मिट्टी की पट्टिकाओं पर कीलाकार लिपि उकेरने पर मजबूर किया, और कैसे उस हिसाब किताब ने आज के आधुनिक शहरी जीवन और हमारी समय की समझ की नींव रखी। और इतिहास के इस पूरे सफर के अंत में स्रोत सामग्री का वो आखिरी बिंदु मुझे एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। कौन सा विचार? नोट्स में बताया गया है कि कैसे प्राचीन पुस्तकालयों और शुरुआती पुरातत्ववेत्ताओं ने इस अतीत को खोजने और सुरक्षित रखने की कोशिश की। ये सोचने पर मजबूर करता है, अगर उन प्राचीन लोगों ने अपनी मिट्टी की पट्टिकाओं को पुस्तकालयों में सहेजने का वो सचेत प्रयास नहीं किया होता, तो क्या आज हम अपने ही इतिहास की इन जड़ों को जान पाते? ये तो बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल है। उन्होंने तो धूप में पकी मिट्टी की पट्टिकाएं सहेज दी जो हजारों साल चल गईं, लेकिन आज की सूचनाओं के सैलाब में हम भविष्य के लिए अपनी कौन सी पट्टिकाएं सहेज कर जा रहे हैं? क्या हमारे डिजिटल सर्वर 5000 साल बाद के लोगों को हमारी कहानी बता पाएंगे? ये तो समय ही बताएगा। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ सुनने वालों को सोचने के लिए आमंत्रित करते हुए हम आज के इस विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। इतिहास के इस दिलचस्प सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। अगली चर्चा के लिए जरूर जुड़े रहें।